नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले वक्त है वीएनएम हेडलाइंस का। तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना का ऐलान। ढाई साल बाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन। राजकोट पर चढ़ा क्रिकेट फीवर। प्रधानमंत्री मोदी के वडोदरा दौरे का कांग्रेस द्वारा विरोध। वडोदरा की समस्याओं को सुलझाने की मांग। भारत की तीनों सुरक्षा सेनाओं में ज्यादा से ज्यादा जवानों की भर्ती के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मिलकर बनाई एक योजना को आज देश के सामने पेश किया है। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ओर से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ही इसको लागू भी करेगा। सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को तैयार किया है। अग्निपथ के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। इन्हें 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिकों को 30,000 से 40,000 सैलरी और अन्य फायदे भी दिए जाएंगे। वे तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। इंश्योरेंस कवर 44 लाख रुपए का होगा। 4 साल पूरे होने के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। जो सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में काम करना चाहेंगे, उन्हें मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा। जो सैनिक स्थायी कैडर के लिए चुने जाएंगे, उन्हें 15 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। शुरुआती 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहेंगे, इसलिए इसकी पेंशन नहीं मिलेगी। जो 75% अग्निवीर स्कीम से बाहर हो जाएंगे, उन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। ये 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में भी मदद की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते 2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद गुजरात के राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते राजकोट में क्रिकेट मैच के आयोजन पर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैचों की सीरीज इन दिनों खेली जा रही है, जिसका चौथा मैच राजकोट में 17 जून को खेला जाएगा। ऐसे में राजकोट में क्रिकेट प्रेमियों के सर पर क्रिकेट फीवर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। भारतीय टीम कालाबाड़ रोड पर सयाजी होटल में रुकेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 150 फीट रिंग रोड पर फॉर्चून होटल में रुकेगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। भारतीय टीम का सयाजी होटल में रेड कारपेट पर राजकोट की परंपरा गरबा के साथ स्वागत किया जाएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए खाने पीने की भी खास व्यवस्था की गई है। राजकोट के फेमस घूघरा, गांठिया, जलेबी, वघारेलो रोटलो और ढोकली की सब्जी भारतीय खिलाड़ियों को खिलाई जाएगी। साथ ही डिनर में राजस्थानी फूड, घेवर, रबड़ी, कैर सांगरी, दाल बाटी, इंदौरी चाट का स्वाद खिलाड़ी ले पाएंगे। होटलों में भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर भी लग चुके हैं। भारतीय टीम के कैप्टन ऋषभ पंत के लिए 8वें माले पर राजस्थानी रॉयल थीम पर एक खास सूट रूम तैयार किया गया है। हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल के फोटो वाले खास पिलो भी तैयार किए गए हैं। भारतीय टीम का वेलकम लेटर के स्वागत से किया जाएगा। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम
कि वेलकम के लिए भी वेलकम बैक के पोस्टर लग चुके हैं, क्योंकि 2015 में भी अफ्रीकन टीम इसी होटल में रुकेगी। राजकोट समेत गुजरात में इन दिनों कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में होटल स्टाफ के कोरोना टेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं। इस मामले होटल के मैनेजर उर्वेश पुरोहित ने जानकारी दी। તૈયારીમાં આપણે કહીએ ને કે વેલકમ આપણે ટોટલી એનું રેડ કાર્પેટથી વેલકમ કરવાના છે, ફ્લાવર શાવરિંગ કરવાના છે, આરતી ટીકા ગાર્લેન્ડ સાથે એનું બુકેથી વેલકમ કરશું અને જ્યારે એન્ટર થશે ત્યારે એને રાજકોટની જે કલ્ચરલ આપણું છે કે ભાઈ ગરબા ફેમસ છે તે ગરબાથી તેને વેલકમ કરવામાં આવશે। આપણી આખી ટીમ અત્યારે એના માટે રિહર્સલ ને બધું કરી લે છે। ઓલ સેટ બધું ટોટલી સેટ થઈ ગયું છે। તમે જુઓ કે બહારની એન્ટ્રીથી લઈ અને રૂમ સુધી બધે કટઆઉટ્સ પ્લેયર્સના લગાડેલા છે। જેમ કે રિષભ પંતની વાત કરીએ તો રિષભ પંતના કટઆઉટ્સ ટોટલી એના રૂમમાં લગાડેલા છે। એના વેલકમ લેટર સાથે વેલકમ પ્લેટર્સ આખી હશે, તેમાં એનો ફોટો હશે, આખું વેલકમ પ્લેટર્સ ટોટલી કરેલી હશે। અને ફૂડનું કહું તો રાજસ્થાની, ગુજરાતી અને આપણી ઇન્દોરી સ્પેશિયલ જે પણ આઇટમ છે એના માટે આપણે ડિઝાઇન કરેલી છે સ્પેશિયલ મેનુ। કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ મેં આપણે કહીએ કે આપણે જે રીતે રૂલ્સ છે બાયોબબલના એ રીતે અમે ફોલો કરીએ છીએ કે ટીમ આવતા પહેલાં અમારે જેટલા પણ સ્ટાફ છે તેના 2 વાર ઓલરેડી કોવિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે। અત્યારે ઓલરેડી એકવાર થઈ ગયું છે, હજી એકવાર આપણું પેન્ડિંગ છે। અને પ્લેયર્સ આવશે તેની અલાવા હોટલની અંદર રેસ્ટોરન્ટ બંધ રહેશે, બેન્ક્વેટ બંધ રહેશે અને રૂમ પણ ઓનલી ક્રિકેટ ટીમ માટે જ રહેશે, બાકી કોઈ માટે એલાઉ નથી। મોટી મોટી સ્ટાર લેવલની હોટલ છે, આપણી જેમ 5 સ્ટાર હોટલ છે તેમ ઘણી બધી 5 સ્ટાર હોટલમાં જતા હશે, પણ એને એક શું કહેવાય ઘર જેવું ફીલ, એક અલગ ફીલ દેવા માટે આપણે તે રોયલ સ્ટાઇલનો આખી થીમ મેનેજ करेली है। वडोदरा से जीतकर दिल्ली गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे बाद वडोदरा आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने वडोदरा शहर की असुविधाओं को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद वडोदरा आ रहे हैं। वडोदरा में 18 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी चाक चौबंद तैयारियों के भागरूप रातों रात सड़कें चमका दी गई है और जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हो उन इलाकों को चमका दिया गया है, जिसका आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने हाथों में बैनर के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वडोदरा की समस्याओं को उजागर करते हुए उनके दौरे पर कई तरह के सवाल उठाए। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत समेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। प्रजा मांगे छे शुं? प्रजा मांगे छे वेराનું વળતર, રોડ, રસ્તા, ડ્રેનેજ, પાણી। તમે જુઓ આજે પણ વડોદરા શહેરમાં 2 ટાઈમ નહીં 1 ટાઈમ પર ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું। અને આ દેશના પ્રધાનમંત્રી જ્યારે વડોદરામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા એ કલેક્ટરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રીને સંદેશો આપો કે પ્રધાનમંત્રી મહેરબાની કરીને પાછા જાઓ, એટલા માટે કે તમે 7 વર્ષે વડોદરા યાદ આવ્યું છે। તમને વડોદરાની જનતાએ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ખોબે ખોબા ભરીને વોટ આપ્યા હતા, ત્યારે વડોદરાની જનતાએ ભેદભાવ નહોતો કર્યો, પણ તમે જ્યારે 7 વર્ષે વડોદરામાં આવી રહ્યા છો ત્યારે તમે કોઈ એક જ વિસ્તારમાં જાઓ છો અને એ વિસ્તારમાં પણ તમારા આવતા પહેલા ભાજપના તમારા નેતાઓ તમને ખુશ કરવા, તમારી ચાપલુસી કરવા રાતોરાત રોડ રસ્તા બનાવે છે। ત્યાં રાતોરાત 25 કરોડ કરતાં વધારેનો ખર્ચો કરી રહ્યા છે। અમારું કહેવું એવું છે કે એક વિસ્તારમાં શું કામ આ વડોદરાને બધી જનતાએ મોદી સાહેબને વોટ આપ્યા। તમારે તો વડોદરા શહેરમાં આખા વડોદરા શહેરમાં આખી લોકસભામાં તમારે ફરવાનું હોય કે તમે જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા અને પ્રધાનમંત્રી બનવા નીકળ્યા ત્યારે તમે એવું બોલેલા વડોદરામાં આવીને કે વડોદરાને શાંઘાઈ બનાવીશું, શાંઘાઈ, પણ વડોદરાને શાંઘાઈ ના બનાવ્યું, વડોદરાની હાલત સાંધાવાળી કરી નાખી। લખોટી કાગળિયાવા રોડ આપીશું એવું વચન આપ્યું હતું, પણ માણસો લખોટીની જેમ ઉછળે એવા રોડ બનાયા। અને રોડ, રસ્તા, પાણી, ડ્રેનેજ, આજે પણ એ સમસ્યા प्रजा पायानी सुविधा मांगे અને આ લોકો પાયાની સુવિधा આપી ના શકે। शहर में 7 साल पहले यहाँ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन के गए थे। जब वे यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऋषि विश्वामित्री ने बुलाया है, विश्वामित्री नदी ने बुलाया है। आज उस विश्वामित्री नदी की हालत देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो गई है। इसका मतलब यह है कि उसमें सिर्फ गटर का पानी बह रहा है। उस विश्वामित्री नदी के बारे में आपने 7.5 साल में क्या किया? वडोदरा शहर की अगर आप ड्रेनेज की और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बात करेंगे तो हर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में आप देखेंगे कि उसमें ड्रेनेज का पानी बह रहा है और ड्यूअल पर्पस से एज इफ उसे बनाई गई है। बारिश में बरसात का पानी ड्रेनेज लाइन से निकलता है और गर्मियों में बरसाती गटरों में से ड्रेनेज का पानी बहता है। तो ये स्मार्ट प्लानर्स को आप आके पूछिए इस तरह का आयोजन क्यों किया गया है। जहाँ तक बड़ौदा शहर के पानी का सवाल है, आप 50 mld के प्लांट का लोकार्पण करने तो आ रहे हैं,
पर हकीकत ये है, हमने स्काडा से डाटा लिया है, आपकी जो हर सारी टैंक में मिला के 342 mld पानी बड़ौदा शहर को दिया जाता है, उसमें आप 50 mld मिला भी लो तो फिर भी 125 mld के आसपास पानी की किल्लत बड़ौदा शहर में रहेगी। 27 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, 27 साल में ये पहला स्रोत 50 mld का बनाने में आया है। आज तक कोई नया स्रोत नहीं बना था, जबकि पॉपुलेशन अनेक गुना बढ़ गया है, भविष्य का भी कोई आयोजन नहीं है। तब हमें प्रधानमंत्री जी को यहाँ से लेटर लिख के पूछना चाह रहे हैं कि इस बाबत इन विषयों पे आप अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है और जो शासक है उनसे पूछिए, अपने बड़ौदा को इस हालत में क्यों लेके आए हैं। वडोदरा एसओजी को अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें लाखों रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। वडोदरा एसओजी टीम को मध्य प्रदेश से लाए गए 8 लाख की कीमत के 81 ग्राम एमडी ड्रग्स को पकड़ने में सफलता मिली है। एसओजी ने इस मामले बिच्छू गैंग के सागरेद समेत एक मुंबई की महिला को मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले एसीपी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। मध्य प्रदेश तरफथी મેફેડ્રીન ડ્રગ્સ છે એ સાથે એક ગાડીમાં થોડા માણસો આવી રહ્યા છે। વડોદરા એસઓજીની ટીમે એની વોચ કરી અને એને હરણી જોડે રોકી ગાડીમાં ચેક કરતા જે 4 આરોપીઓ મળ્યા છે, પાર્થ ઉર્ફે સરદાર શર્મા, તનવીર હુસેન ઉર્ફે તન્નુ, શહેબાઝ મુસ્તફા પટેલ, આ ત્રણે ત્રણ વડોદરાના છે અને સાથે એક લેડીઝ મળી છે મધુમિતા ઉર્ફે અનામિકા। આ ચારે જણને ત્યાં ઝડપીને કરતા એમની જોડેથી લગભગ 82 ગ્રામ જેટલું મેફેડ્રોન નામનું જે ડ્રગ્સ છે એ મળી આવેલું છે। એની કિંમત 8 લાખ રૂપિયા ઉપર થાય છે અને સાથે જે એક ગાડી મળી છે એના સાથે કુલ 12,08,730 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરેલો છે। આ આરોપીઓની વિગતે પૂછપરછ કરતા એ લોકો મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોર બાજુથી કોઈ લાલુ નામના ઈસમ જોડેથી આ મુદ્દામાલ મેળવેલો છે અને અહીંયા આગળ વડોદરામાં લાવી એની નાની નાની પડીકીઓ કરી અને એ લોકો છૂટકમાં વેચવાના હતા। અગાઉ પણ આ રીતે એ લોકોએ ધંધો કરેલો છે એવું પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ધ્યાને આવેલું છે। આ ગુનાના ચારે આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલા છે અને કોર્ટમાં રજૂ કરી અને આગળ રિમાન્ડની ને બધી તજવીજની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આમાં મુખ્ય જે છે એ તનવીર હુસેન ઉર્ફે તન્નુ સબ્બીર હુસેન મલિક કે જે અગાઉ એ બિચ્છુ ગેંગ છે જે સક્રિય હતી એનો સાગરિક છે અને ગુસ્તીકોકમાં પણ એ જેલમાં રહીને આવેલો છે। જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ એણે આ ધંધામાં હાથ અજમાયો। એની સાથે શહેબાઝ મુસ્તફા પટેલ એ મેકેનિક છે અને એ પણ જોડાયેલો। આની અંદરનો ત્રીજો એક આરોપી જે છે એ પણ વડોદરાનો છે, પાર્થ ઉર્ફે સરદાર પ્રદીપ શર્મા। એ પોતે એડિક્ટ છે, સારા ઘરનો છે, મા બાપ નથી, પણ એ ડ્રગ્સ એડિક્ટ થઈ ગયેલો અને ધીમે ધીમે એ આ રીતે પેડલર ને પેડલરમાં ને એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયેલો છે। જોડે જે બેન મળી આવી છે મધુમિતા ઉર્ફે અનામિકા, આ બેન જે છે એ બોમ્બેની છે, મુખ્ય વેસ્ટ બેંગોલની છે, પણ આ આરોપીઓએ એને સાથે રાખી અને રસ્તામાં કોઈ રોકે નહીં કે કોઈને શંકા ન જાય એવા હેતુથી આ બેનને પણ જોડે રાખતા હતા અને પૈસાની લાલચમાં આ બેન પણ આ લોકો જોડે જોડાયેલી છે। અંદરખાને વધુ પૂછપરછમાં હકીકત એવી પણ મળી છે કે જે પાર્થ છે, પાર્થ શર્મા, એની આ બેન જે છે આ મધુમિતા એ એની મિત્ર છે એવું ધ્યાને આવેલું છે। હાલ તો આ જે કેસના જે આરોપીઓ પકડાયેલા છે એમના બીજા કોઈ શહેરના કનેક્શન જોડાયા નથી, કેમ કે આ વ્યક્તિગત રીતે ત્યાંથી મધ્યપ્રદેશ રતલામથી માલ લઈ અને અહીંયા આગળ વેચતા હતા અને પોતે જ નાની નાની પડીકીઓ બનાવીને સપ્લાય કરતા હતા એવું ધ્યાને આવેલું છે। પણ એસઓજી જે છે, બરોડા એસઓજી મિશન ક્લીન અંતર્ગત આવા બીજા કેટલા જોડાયેલા છે કે જે અન્ય રાજ્યમાંથી માલ અહીં લાવી અને વેચતા હોય એની પર અત્યારે ફોકસ કરે છે।
जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद की तर्ज पर वडोदरा में भी पिछले कई सालों से भव्य रूप से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष भी प्रस्तावित है और इसी के तहत भव्य जल यात्रा आज आयोजित की गई। कोरोना के 2 वर्ष के बाद वडोदरा में भव्य रथ यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसके तहत गोत्रे के इस्कॉन मंदिर में आज जल यात्रा का आयोजन किया गया। जल यात्रा के तहत भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विधिवत रूप से स्नान कराने की परंपरा है। इसी के तहत आज इस परंपरा को उत्साह और भक्तिभाव के साथ निभाया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, कांग्रेस अध्यक्ष ऋतुबीज जोशी, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज, उद्योगपति शिवलाल गोहिल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में इस धार्मिक परंपरा को निभाया गया। ये वडोदरा संस्कारी नगरी है और वडोदरा में इस्कॉन मंदिर से हर साल भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और बहन सुभद्रा, इन तीनों वडोदरा की नगर यात्रा के लिए यात्रा होती है और नगर जनों को आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और साथ में भगवान को स्नान किया जाता है और उसके बाद ये स्नान पूजा करने का आज जो मुझे भी अवसर मिला है। भगवान जगन्नाथ जी की 41वीं रथ यात्रा का आयोजन इस साल होने वाला है और इससे पहले परंपरा के अनुसार स्नान यात्रा का आयोजन किया गया है और इस स्नान यात्रा में हजारों लोग जुड़ चुके हैं। तो इन लोगों के साथ रहकर भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने का, केसर स्नान करने का दिन है। तो आज उस दिन जो लोग भी आए हैं केसर स्नान के लिए, तो उन सभी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। और यहाँ पे उपस्थित रह के मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आने वाले दिन में जो वडोदरा शहर की जो परंपरा है कि जब भगवान जगन्नाथ नगर में निकलेंगे आने वाले महीने में, तब उसके भाग रूप यहाँ से जो आज यात्रा का, स्नान यात्रा का यहाँ पे जो आयोजन किया है, बहुत बड़ी संख्या में सब भाविक भक्त यहाँ पे उपस्थित है और मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। ये यात्रा जो है स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी धाम के अंतर्गत हम सब फॉलो करते हैं, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसी के अंतर्गत। और चूँकि आज ये बड़ा ओकेशन है, आज से ठाकुर जी का पट बंद हो जाएंगे और 1 जुलाई आषाढ़ी सुद बीज के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा नगर परिभ्रमण के लिए निकलेंगे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई।
ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। एक और देश विदेश में भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का विरोध हो रहा है। वहीं वडोदरा में ब्रह्मस संगठन और अन्य हिंदू संगठनों ने दोनों भाजपा नेताओं का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा के नेता नवीन जिंदाल द्वारा पिछले दिनों कथित विवादित टिप्पणी की गई थी। मोहम्मद पैगंबर पर की गई इस टिप्पणी का देश विदेश में काफी विरोध हो रहा है, लेकिन इसी बीच अब हिंदू संगठन भी मैदान में आए हैं और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल का समर्थन करते हुए उन्हें पार्टी में वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वडोदरा में कुछ ऐसे ही हिंदू संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया। नुपुर शर्मा जी ने जो निवेदन दिया था उसके समर्थन में हम लोग हिंदू समाज खड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर काफ़ी सारे धर्म के लोग खराब टिप्पणी भी कर रहे हैं, तो वो ना करें। नुपुर शर्मा के समर्थन में हम हिंदू सभी लोग खड़े हुए हैं और उनको थोड़ी सी भी आँच आई, थोड़ी सी भी खरोच आई तो हिंदू धर्म चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हम कलेक्टर श्री को और गुजरात सरकार को हम कहने के लिए वडोदरा के वाघोडिया की शंकर पैकेजिंग कंपनी के कर्मचारी 50 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कंपनी उनकी मांगें नहीं मान रही है। वडोदरा के वाघोडिया में शंकर पैकेजिंग लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। इस कंपनी के कर्मचारियों का कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठने के बावजूद कंपनी इन कर्मचारियों की मांगों की सुध नहीं ले रही है। इन कर्मचारियों को कई वक्त से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें गुजर बसर में दिक्कत आ रही है। आज इस मामले पर कर्मचारियों ने फिर एक बार वडोदरा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सत्यजीत सिंह गायकवाड़ की अगुवाई में कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर मामले पर प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया। शंकर पैकेजिंग ये एक बहुत अच्छी कंपनी वाघोडिया में है। इस कंपनी में कामदार यूनियन चल रहे थे। इस कामदार यूनियन के साथ वर्कर और मालिकों ने और लेबर कमिश्नर ने मिलके एक अवार्ड तय किया था। उस अवार्ड के तहत इनको सैलरी मिल रही थी मिनिमम 18,000, 17,000, 19,000। कोरोना के टाइम में इस वर्करों ने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया, 12-12 घंटे काम किया और उसके बावजूद ये मालिक बेरहनुमा है और ये मालिक वर्कर को इज्जत नहीं देना चाहता। जैसे कोरोना खत्म हुआ तो मालिकों ने इनका HRA 100% काट दिया और पगार जिनका 18,000 मिनिमम था वो पगार आज 6,500 पे आ गया है। हम लेबर कमिश्नर और कलेक्टर से विनती करने आए हैं कि इनका जो अवार्ड हुआ था उसके मुताबिक इनका सैलरी फिर से मिले। जो 2 महीने के इनके जो स्ट्राइक पे है उनके एरियर्स इनको मिले और इनका पगार जो था वो कायम करे। 50% पगार जो कट किया है वो नाबूद करे और 100% सैलरी इनको दे और नए सेटलमेंट के लिए मालिक और वर्कर यूनियन जो है उनको साथ में बिठा के इनका जो भी दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो तो वो करके ये यूनिट फिर से प्रस्तापित हो, वर्कर फिर से काम पे चढ़े। ऐसी विनती लेके हम विनती पत्र लेके आए हैं। 4,500 कर्मचारी हैं, उसमें से करीबन 3,500 कर्मचारी आज 50 दिन से स्ट्राइक पर है। सारे के सारे कर्मचारी एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि हमारा जो पगार था वो पगार कायम करे, हमारा HR 100% काट दिया है वो पुनः प्रस्तापित करके हमें न्याय दे। वडोदरा निकट के सिंतरोड में पिछले कई सालों से अवैध रूप से मिट्टी खनन किया जा रहा है, जो ग्रामीणों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वडोदरा निकट सिंतरोड में पिछले कई सालों से अवैध रूप से मिट्टी खनन किया जाता है। रोजाना करीब 30 से 40 डंपर गाड़ियां मिट्टी पिछले कई दिनों से निकाली जा रही है, जो ग्रामीणों के लिए आगे चलकर समस्या का कारण बन सकती है। इसी के तहत आक्रोशित ग्रामवासियों ने आज अवैध रूप से किए जा रहे मिट्टी खनन को रोकते हुए
ट्रक को पकड़कर अधिकारियों को मौके पर बुलाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मिनी नदी के आसपास से किए जा रहे इस मिट्टी खनन से बारिश में उनके गांव में पानी भरने की समस्या पैदा हो सकती है। मिनी नदी खरी एना पानीथी नीचे खोदकाम अत्यारे थई रह्युं छे। जो थोड़ो घणो वरसाद पड़े અને જો આ ખાડા બધા થઈ ગયા, ખાડામાં પાણી ભરી જવાનું છે અને ગંદુ પાણી છે, તો અમારા ગામમાં પણ એ સમસ્યા પાણીની રહેવાની જ છે કાયમ માટેની। અને જો વધુ પૂરતું પાણી આવવાના કારણે અમારા ગામમાં પણ પાણી ઘૂસી જવાય એવી પરિસ્થિતિ છે જ અત્યારની તારીખમાં। અમે અધિકારીઓને આ વાત કરેલી જ છે અને તમને મીડિયા માધ્યમથી આ વાત તમને ખબર છે જ। એટલે અમારું એવું કહેવું છે કે અમારે તો એક તો આ લોકો અમને એક પારો કરી આપવો પડશે, કારણ નહીં તો પાણી ગામમાં ઘૂસી જ જવાનું છે। એટલે મોટું અને સદંતર માટી આ જો બંધ થઈ જાય તો જ અમારું ગામ સુખી રહે, નહીં તો અમારું ગામ સુખી રહેવાનું નથી, કારણ કે પાણીનો કાયમ માટેનો પ્રશ્ન રહેશે। ખનિજ ખાતાની વાત કરી છે અમારા જિલ્લા સદસ્યએ, પછી મામલતદારમાં વાત કરી છે, પોલીસ સ્ટેશનમાં વાત કરી છે, આરટીઓમાં વાત કરી છે, બધી કોઈ અધિકારી આવ્યા નથી અત્યાર સુધી। એવું પણ લાગી રહ્યું છે કે એ મિલીભગત થયેલા હોય તો જ ના આવી શક્યા હોય, નહીં તો આટલા સમય સુધી તો આવી જ ગયા હોય। જોડે નહીં જેવો પ્રશ્ન બન્યો હોય તો ફટાફટ આવી જતા હોય, અને આટલો સમય જવા છતાં હજુ કોઈ अधिकारी અહીં આગળ આવ્યો નહીં। ખાલી પોલીસના એક સ્ટાફના એક માણસ આવેલા છે અહીં આગળ, બસ બીજું કોઈ આવેલું નથી અહીં આગળ। मॉनसून शुरू होने वाला है, ऐसे में बाढ़ जैसे हालात गांव में पैदा होने की आशंका है, लेकिन प्रशासन है कि बिना किसी खास पैमाने के इस तरह की कार्यवाही को नहीं रोक रहा है। बिना रॉयल्टी 24 घंटे यहाँ मिट्टी खनन का काम किया जा रहा है। मिट्टी उड़ने की वजह से यहाँ कई बार सड़क हादसे भी हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। અત્યારે તો એવું છે કે દરરોજની 200 થી 250 થી 300 હજારો ટન માટી અહીંયાથી વહન થઈ રહ્યું છે। અને બીજું તો એ છે કે આ જે ટ્રકો ભરાઈને જાય છે તેની પણ નેટ નથી મારવામાં આવતી। બીજું કે ઓવરલોડર હોય છે। અત્યારે થોડાક દિવસ પહેલાંની જે ઘટના બનેલી છે કે નવયુવાન પણ એ માટીની ધૂળ હોવાના કારણે એક અથડાઈને મરી ગયેલ છે। તો આવી જો વારંવાર રજૂઆત અમે સ્થાનિક લોકોએ પણ કરેલી છે, તથા આ કોન્ટ્રાક્ટરો કોઈનું સાંભળવા રાજી નથી। સરકારશ્રીનું જે કામ ચાલી રહ્યું છે નેશનલ હાઈવેનું, આપણે દિલ્હીથી બોમ્બેનું, એમાં માટીની ખૂબ ભરપૂર જરૂર છે એ લોકોને, અને સરકારશ્રી તરફથી બી પરમિશન મળેલી છે, આ લોકોને પરમિટ મળેલી છે, આપણે જે તે લાગતા ખાણ ખનીજમાંથી પરમિટ મળેલી છે, પણ કોન્ટ્રાક્ટરો એમનો ફાયદો માટે અધિકારીનું બી સાંભળતા નહીં। આનો નિયમ એવો હોય છે કે દરેક ફેરે એક રોયલ્ટી લેવાની હોય। એટલે અમે અહીં તપાસ કરતાં એવું જોયું કે ભાઈ ગાડી પૂરી તો એમની જો એક કાર્ડ હોય, જેટલી ટ્રીપ મારે એને કાર્ડ હોય, એમાં 4 ફેરા છે અને એક પરમિશન છે, એક રોયલ્ટી કાર્ડ છે। એટલે આખા એવું લાગે છે આખા દિવસની એ લોકો એક ગાડીની 2 રોયલ્ટી કાર્ડ છે, અને લગભગ 24 કલાકમાં એ લોકો 15 થી 17 ચક્કર મારે એ ગાડીના। એવી અહીં આગળ 20 થી 25 गाड़ियों છે। इस मामले तलाटी से पूछे जाने पर उन्हें कोई मापदंड के बारे में पता ही नहीं था। ग्रामवासियों को इस बात का पता लगते ही मिट्टी खनन की जगह पर जिला पंचायत के सदस्य, गांव के सरपंच, गांव के तलाटी, जिला पंचायत के सदस्यों और स्थानीयों सभी ने मिलकर यहां मिट्टी खनन रोकने की मांग की है। ઠરાવની અંદર અમે જગ્યા નક્કી કરેલી હોય, એ બી મેં ના નક્કી કર્યું, અમે સભા ભરી હોય, ગ્રામ સભા હોય, સામાન્ય સભા હોય, એની અંદર સરપંચ છે, સભ્યો છે, એ બધા ડિસાઈડ કરીએ કે કઈ જગ્યાએથી માટી આપવાની છે એમ। અને પછી અમે ઉપરના જે અધિકારી હોય, સક્ષમ અધિકારી, એને અમે એક ઠરાવ કરી દઈએ કે આગળની જે બી મંજૂરી હોય, જે બી કાર્યવાહી હોય એ કરવાની થતી હોય એ લોકો કરે। જ્યારે આ ઠરાવ મંજૂર કરવામાં આવતો હોય છે તો એવું નક્કી કરવામાં આવે છે કે આ જમીન અહીંયાથી લઈને આટલા લગીને જ તમારે જમીન ખોદવાની છે, એમાંથી માટી લેવાની છે, કે આખું છે મન ફાવે એવી રીતના ખોદવા માટે છૂટ આપવામાં? ના, એમાં અમે અમુક જગ્યા નક્કી કરેલી હોય કે ધારો કે આ બ્લોક નંબર છે, ખાતા નંબર છે, એની અંદરથી લઈ જવાની, પણ કેટલી લઈ જવાની, ક્યાં સુધી લઈ જવાની એની ખબર નથી। તો કેટલા બ્લોકની અંદર તમે માટી વેચવા માટેનો ઠરાવ પાસ કરવામાં આવ્યો છે? એ સરકારી જગ્યા છે, એની અંદરથી કોઈ પ્રાઇવેટ જગ્યા નથી, સરકારી છે એની અંદરથી। અત્યારે જે ટકો પકડવામાં આવ્યા છે અને એ માટીના કૌભાંડ છે, ચાલો માની લીધું કે નથી, પણ જે અત્યારે તમે જે સ્થળ ઉપર જઈને આવ્યા છો છેટ લગીન કે કેટલી માટી ખોદી છે ને કેટલું ઊંડાણની અંદર ખોદવામાં આવ્યું છે એવું કંઈ? એટલે અત્યારે તો નથી ગઈ, પણ જ્યારે ઠરાવને એવું કરવાનું હતું ત્યારે જોયું હતું। તો અત્યારે તો એના કરતાં 4 બમનું અંદર ખોદવામાં આવ્યું છે। ઓકે।
તો આગળની શું કાર્યવાહી કરશો? હવે આગળની અમે ઉપર જાણ કરીશું, મારે જે બી જાણ કરવાની છે એ લેટર લખીને અને પંચ કેસ કરીને. કેટલા મીટર લગીને ખોદવાનું હોય છે એવું કોઈ જાણ છે એમ? ના, એવો કોઈ ખ્યાલ નહીં, પણ અમુક જથ્થા કે મેટ્રિક ટન એ લોકોને નક્કી કરેલું હોય છે કે આટલા મેટ્રિક ટન લઈ જવાની હોય છે. હવે કેટલા ફૂટ કેટલા મીટર એનો ખ્યાલ નથી. અત્યારે જે ટકો પકડી છે તો ખરેખર એ લોકો રોયલ્ટી ભર્યા છે કે નહીં એના વિશે જાણકારી લીધી છે? રોયલ્ટીમાં એવું છે કે એકાદની રોયલ્ટી છે, બીજા બધા જે બીજી ટ્રક હોય છે 4-5 જેટલા એ લોકોની કોઈ રોયલ્ટી હોતી નથી. તો આગળ કેવી રીતના કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? આગળની કાર્यवाही में ऊपर जान करीશું. इस मामले अवैध रूप से रेती खनन करने वाले ड्राइवर से पूछे जाने पर ड्राइवर ने गोल गोल ही जवाब दिए. मैं तो अभी नया आया हूँ. आप अंदाज तो लगा सकते हो ना? अभी अंदाज कितना? ये तो 20 मीटर जैसा मशीन खड़ी है. ये मशीन पीछे दिखाई दे? हाँ, नीचे से. और इसके नीचे कब तक खोदने वाले हो? नीचे ऊपर का मिट्टी हटाने के बाद नीचे तक खोदने का. ये जो अपना दिख रहा लेवल 36 मीटर तक. 36 मीटर तक. अब जो ऊपर वाला बोलेगा वो उतना करने का अपने को, बस दूसरा क्या. अभी तक कितनी मट्टी खोदी होगी? मट्टी अभी उठा लिया है 20-22 मीटर जैसा. और सुबह से लेके अभी तक कितनी गाड़ियाँ भर के गई है? गाड़ी 38 जैसा भरी है. 38 24 कलाक में और 24 घंटे में? गाड़ी तो आज ज़्यादा हुआ है, 16, 17, 18 गाड़ी हुई है ना. पहले 7-8 चलती थी बस. हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सती सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे और तभी से वट सावित्री का व्रत देश भर में उत्साह के साथ विवाहित महिलाएं करती आई हैं. आज 14 जून यानी मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और इस दिवस को वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है. इस दिवस पर महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती है और अपने पति और बच्चों की लंबी आयु का आशीर्वाद लेती है. इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है. वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत और पूजा बिल्कुल वट सावित्री अमावस्या के व्रत के समान ही होती है. पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेने के लिए व्रत किया था और तभी से महिलाएं इस व्रत को करते हुए अपने पति के लंबी आयु की कामना करती है. वडोदरा के विभिन्न इलाकों में भी मंदिरों में आज सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार सजकर वट सावित्री व्रत की पूजा की. महिलाएं सुबह से ही सज धज कर मंदिर में पहुंची और विधिवत रूप से वट सावित्री का व्रत करते हुए पति की लंबी आयु की कामना की. हम इसलिए पूजा करते हैं कि अपने पति की आयुष्य लंबी होए, इसीलिए हम पूजा करते हैं और उनके शरीर को और उसको कुछ भी दुख नहीं आए, इसीलिए हम पूजा करते हैं. जैसे पार्वती माता ने भी शंकर भगवान के लिए पूजा की थी, इसीलिए हम सब लेडीज़ लोग अपने पति की आयुष्य लंबी हुए, इसीलिए हम करते हैं पूजा. तो ये जो व्रत है वो सावित्री का व्रत है और उसके सानिध्य में, ये व्रत के सानिध्य में वड़ की पूजा होती है. वड़ के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शाखा में रुद्र, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महादेव के सानिध्य में ये शक्ति की पूजा है. यमराजा से लड़ना है. वैसे तो कथा ऐसी है कि अश्वपति की बेटी थी, द्युमत्सेन के लड़के से उसकी शादी हुई थी. काल आने वाला था, मौत से डर था, तो मौत के सामने लड़ी, यमराज से लड़ी. तो आज की तारीख में सावित्री की केवल पूजा नहीं करना है, सावित्री बनना है. चारों ओर यमराजा ही है. उससे अपने शील की रक्षा करनी है, चारित्र की रक्षा करनी है और रक्षा करने में सावित्री के साथ न तो उनके पिता थे, न भाई था, न ससुराल वाले था, न मैके वाला था, खुद लड़ी है. तो ये समाज में सावित्री बन के अपने आप को, अपने सौभाग्य की रक्षा करनी है, अपने बेटों की रक्षा करनी है और सही अर्थ में सावित्री बन के पुरवार करने के लिए ये व्रत है. वडोदरा के गोत्री इलाके में भी वट सावित्री व्रत की पूजा का उत्साह देखा गया. सत्यवान सावित्री एना पति माटे एने आ व्रत करेलू અને ભગવાને યમરાજાએ એમને જીવ પાછો આપેલા એના પતિનો. એટલે આ વ્રત એટલે માટે કરવામાં આવે છે. અખંડ વટ સાવિત્રીનું વ્રત અખંડ સૌભાગ્યવતી માટે છે.
એટલે પોતાના પતિના આયુષ્ય માટે આ વ્રતનું મહત્ત્વ છે. इलाके की महिलाएं 16 श्रृंगार सजकर मंदिर में पूजा करने पहुंची और यहां सूत के धागे से वट की प्रदक्षिणा करते हुए अपने पति के लंबी आयु और साथ ही सुख समृद्धि की कामना की. इस व्रत को हिंदू धर्म की महिलाएं उत्साह के साथ हर वर्ष मनाती आई हैं. આ ગોત્રી એકમના 4 રસ્તા ઉપર બાથુજી મહારાજના મંદિરના સાનિધ્યમાં વડની પૂજા છેલ્લા 10 વર્ષથી હું કરાવું છું અને જ્યાં અમારા હજુ કેટલા વર્ષોથી પૂજા બાથુજી મહારાજની ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી અમે આ પૂજા કરાવીશું અને સર્વ સુખ થાય, સર્વ શાંતિ મળે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અમે અંબિકા 4 રસ્તા આગળ ભાતુજી મહારાજના મંદિર આગળ વટ સાવિત્રીની પૂજા કરીએ છીએ. આ પૂજા સુહાગન માટે ખાસ હોય છે, એ એમના વરના આયુષ્ય માટે દર વર્ષે કરતા હોય છે. અહીંયા દર વર્ષે વડ સાવિત્રીનું વ્રત કરે છે બધા, તો દર વર્ષે અહીંયા પૂજા કરવા માટે આવે છે. તો અહીંયા બધી 300 ને 400 બહેનો દર વર્ષે પૂજા કરવા માટે આવે છે અને અહીંયા મહારાજ બહુ જ સરસ રીતે પૂજા કરાવે છે. वडोदरा के दक्षिण जोन की पानी की समस्या हल करने के लिए सिंदरोड से पानी वितरण की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन पानी वितरण को लेकर मेयर और विधायक के बीच तानातानी सामने आ रही है. 18 जून शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वडोदरा के सिंदरोड के जल आपूर्ति प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में इस प्रोजेक्ट को लेकर सुनामी देखने मिल रही है. भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल ने इस मामले कहा था कि उनके इलाके को 50 MLD पानी मिलना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेशन के मेयर द्वारा मांजलपुर को 35 MLD पानी दिए जाने की बात कहे जाने पर मेयर केयू रोकड़िया और विधायक योगेश पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सामने ही घर्षण में उतर गए. दक्षिण झोन जे मांजलपुर विस्तार है એને પાણીના સોર્સ બહુ ઓછા હતા. આજની હાલની તારીખે ખાલી 68 MLD પાણી અમે બહુ બૂમાબૂમ કરી તો 68 MLD પાણી અમને આપ્યું. 2016માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ પાસે આની રજૂઆતો કરી અને એમને આ સ્કીમ મંજૂર કરી 130 કરોડના ખર્ચ, પરંતુ કામ મોડું થયું. છતાં પણ આજે 150 MLD પછાડી સેવા સદને ખર્ચો કર્યો છે. એ પ્રોજેક્ટ 150 MLDનો પૂરો થયો છે. હાલમાં એ 50 MLD પાણી ચાલુ કર્યું, કારણ કે વીજળીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું છે. કોયલી જે સબસ્ટેશન છે ત્યાંથી જે લાઈન નખાઈ રહી છે એ મંતાટીને 30 તારીખે પૂરી થવાની છે. તો વડોદરા સેવાને જે અમે હકદાર એટલા માટે છે, અમને ભૂતકાળમાં હું જ્યારથી બીજા ધારાસભ્ય 2012થી થયો છું ત્યારથી કોઈ નવી લાઈન અમને સોસાયટીમાં નથી આપી, કોઈ નગરોમાં નથી આપી, કોઈ સૂચિત સોસાયટીમાં નથી આપી, કોઈ હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ નથી. જે પૈસા અમે ભરેલા બી છે ભૂતકાળમાં એના જોડાણો બી નથી થયા. એટલે અમે હકદાર છીએ, અમે આ પાણી મેળવીશું. મેયર જોડે ચર્ચા ચાલે છે, અમારી જે સંકલન છે ભાજપની એની જોડે ચર્ચા ચાલે છે અને આનો ઉકેલ આવી જાય એવું અમે ઈચ્છીએ. इस मामले मेयर केयू रोकड़िया ने कहा कि सिंदरोड से तो 50 MLD पानी दक्षिण जोन को दिया जाएगा, लेकिन दक्षिण जोन को अब तक जो 15 MLD पानी दिया जाता था वो नहीं दिया जाएगा, यानी दक्षिण जोन को 50 MLD नहीं लेकिन 35 MLD पानी ही मिल पाएगा. માન્ય ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા પાટીલ સાહેબને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને મેં પણ પાટીલ સાહેબને આશ્વસ્ત કર્યા હતા કે માંજલપુરની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત મુજબનું પાણી માંજલપુરને આપવામાં આવશે જ. અને આ પ્રોજેક્ટ કોઈ 50 MLDનો પ્રોજેક્ટ નથી, આ 150 MLDની કેપેસિટીનો પ્રોજેક્ટ છે. જરૂરિયાત મુજબનું જે વડોદરા શહેરને વધુનું પાણી જોઈએ છે એ પણ પાણી આ પ્રોજેક્ટ પૂરું પાડી શકે એમ છે. એટલે જે મુજબની જરૂરિયાત માંજલપુરને અથવા શહેરના અન્ય ભાગને પણ જરૂર પડશે તો આ પ્રોજેક્ટમાંથી આપણે મેળવી શકીશું. જે માંજલપુર છેલ્લા 15 વર્ષથી ડાર્ક ઝોનમાં મુકાયો છે એ ડાર્ક ઝોનમાંથી માંજલપુરને બહાર લાવવાનું કામ વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું આ બોર્ડ કરવાનું છે. वीएनएम बुलेटिन में अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी बड़ी खबरों का. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं. उनकी सभा में 2 लाख महिलाओं समेत 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया है. 37 प्लॉट पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 16,677 कार, 9,490 बस और 2200 टू व्हीलर पार्क हो सके ऐसी व्यवस्था बनाई गई है. बसों को टर्न लेने में आसानी हो
इसलिए यहां 8 जगहों से डिवाइडर तोड़ दिए गए हैं। साथ ही वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के रास्ते से 11 स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है। 12,000 पेड़ों की ट्रिमिंग की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए 3 जगहों पर हेलीपैड बनाने का आयोजन भी किया गया है। साथ ही 2000 स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस कर दिया गया है। रोज रात को ड्रेनेज सफाई के लिए भी जेटिंग मशीन और सुपर सकर मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। वडोदरा के नंदेसरी में गटर की सफाई करते वक्त गैस पाइपलाइन में रिसाव की घटना सामने आई है। पुष्पक केमिकल कंपनी के गेट के पास ये घटना घटी, जिसके चलते हड़कंप मच गया। जेसीबी की सहायता से गटर की साफ सफाई की जा रही थी। उस दौरान अदानी कंपनी की इंडस्ट्रियल गैस पाइपलाइन में रिसाव देखने मिला, जिसके चलते क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और घटना पर काबू पाया। वडोदरा शहर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक सप्ताह में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 53 से 132 हो गई है। एक ही सप्ताह में कोरोना के केस डबल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में नए 21 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 11 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जबकि 84 लोग क्वारंटाइन हैं। वडोदरा एसओजी पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 81.40 ग्राम मेफ्रेडोन ड्रग्स का जत्था एसओजी ने बरामद किया है, जिसकी कीमत 8,10,400 रुपए बताई गई है। इस मामले में बिच्छू गैंग का तनवीर उर्फ तन्नू, पार्थ शर्मा, शहबाज पटेल और मधुमिता उर्फ अनामिका सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी मध्य प्रदेश के रतलाम के ड्रग्स सप्लायर लालू से ड्रग्स का जत्था खरीद कर लाते थे। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर दर्जीपुरा आरटीओ रोड से सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हरणी पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी वडोदरा की युवा धंग को ड्रग्स की चुंगाल में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे। पूरा विश्व आज ब्लड डोनर डे मना रहा है। इस खास दिवस के मौके पर वडोदरा की जानी मानी ट्राई कलर हॉस्पिटल ने भी रक्तदान शिविर का आयोजन कर सभी को रक्तदान की प्रेरणा दी। जरूरत के समय जीवन बचाने के लिए रक्त की काफी जरूरत होती है और ऐसे में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 14 जून के दिन को पूरे विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। एक ऐसा ही कार्यक्रम वडोदरा की ट्राई कलर हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें इंदू ब्लड बैंक और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए काफी लोगों की जिंदगी को बचाने का सामाजिक कार्य किया। ट्राई कलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी इमरजेंसी ट्रीटमेंट से डील करते हैं, काफ़ी क्रिटिकल इलनेस से डील करते हैं और मेजर सर्जरी से डील करते हैं। तो हम लोग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस समझते हैं और ब्लड प्रोडक्ट न बनने की वजह से काफ़ी दर्दियों को और उनके रिलेटिव्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्लड जो है वो डोनेशन देने से ही वो चीज़ दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने इस कैंप का आयोजन किया है। हम सहयोग देने के लिए लायंस क्लब और इंदू ब्लड बैंक के आभारी हैं। जब भी दर्दी को ज़रूरत होती है तब लोहे का कोई विकल्प नहीं है। आज ट्राई कलर अस्पताल के अंदर भी एक बड़ी रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन हुआ है। ट्राई कलर अस्पताल के जनक भाई पटेल, मैनेजमेंट की पूरी टीम, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस रक्तदान शिविर में हरिप्रसाद स्वामी जी की योगी डिवाइन सोसाइटी से जुड़े हुए स्वामीनारायण संप्रदाय के संत भी उपस्थित रहे और उन्होंने सभी को ब्लड डोनेशन की प्रेरणा भी दी। આજના પૂર્ણિમાના શુભ મંગલકારી દિવસે અમને ટ્રાય કલર હોસ્પિટલમાં બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પની સેવામાં દર્શન કરવા આવવાનું થયું। અમને પણ બહુ આનંદ થયો। અમારી યોગી ડિવાઇન સોસાયટી જે ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીની સ્થાપના કરી, વર્ષો સુધી 50 વર્ષ સુધી સમાજની સેવા કરી, સ્વામીજીએ પોતાની હયાતીમાં વર્ષો સુધી બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પ કર્યા છે અને ભક્તોની ખૂબ સેવા કરી છે। અત્યારના જમાનામાં ઘણા બધા પ્રકારના દાન થાય છે, પણ અત્યારના હાલના સંજોગોમાં રક્તદાન અને અંગદાન તેનો ખૂબ જ મહિમા છે અને સમાજના ઘણા બધા મહાનુભાવો વડીલો બધા એની સેવામાં આયોજનમાં નિમિત્ત બને છે। અમે પણ અમારા ગુરુદેવ પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીની આજ્ઞાથી અહીં આવી અને બધા ડોનરોને બધાને મળી આનંદ કર્યો। બધા ડૉક્ટરો સાહેબનો પણ બહુ સારો પરિચય થયો અને આવી રીતે અવારનવાર અમારી સોસાયટી થકી હરિધામ સોખડા થકી અને પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીની આજ્ઞાથી અમે સૌ સમાજની સેવા કરી શકીએ એવું અમે ભગવાન પાસે બળ માગીએ છીએ।
भरूच में खस्ताहाल रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा धराशायी होने से मौके पर हड़कंप मच गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। गुजरात के भरूच शहर में 22 साल पहले बनाए गए सबसे पहले रेल ओवरब्रिज नंदेलाव का एक और का हिस्सा आज धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा, जिसमें कई वाहन दब गए। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 22 साल पहले नंदेलाव में ये ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन पिछले कई वक्त से ये ओवरब्रिज खस्ताहाल हो चला है। ओवरब्रिज से लोहे के सरिये भी झांक रहे हैं, लेकिन ब्रिज के मरम्मत की कोई सूद प्रशासन द्वारा नहीं ली गई थी, जिसका खामियाजा आज उठाना पड़ा। फुटपाथ की ओर का एक हिस्सा अचानक धराशायी हो गया, जिसके चलते यहां अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी पाकर ट्रैफिक विभाग, पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और मामले को सुचारू कराने की कोशिश की। साथ ही ब्रिज पर आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। નંદેલાવ ચોકડી પર જે રેલવેનો ઓવરબ્રિજ ફ્લાયઓવર છે એના અંદરથી ફૂટપાથનું એક સ્લેબનું એક મોટું લગભગ 10 મીટર ઉપરનું એક ગાબડું નીચે સ્લેબ નીચે પડી આવ્યો છે અને નીચે ત્યાં બાજુ કરીબન 3 થી 4 બાઇક્સ અને 2-3 આપણા જે નાના નાના ફેરિયાઓના ગલ્લા હોય એને પણ નુકસાન થયું છે। આ એક મુખ્ય માર્ગ છે, હમણાં બહુ બિઝી રહી છે અને ખાસ કરીને આ ટાઈમ પર અહીંયા બાજુ ખાસું બધું અહીંયા બાજુ ટ્રાફિક ને હોય છે, સ્કૂલો છે, આજુબાજુ રેસિડેન્ટ્સ એટલું બધું છે। દહેજને જોડતો માર્ગ ઉપર હેવી વ્હીકલ્સ ચાલતા હોવાથી વાઇબ્રેશનના અંદર હજી પણ ખાસો બધો ગાબડાઓ પડવાની શક્યતા છે। તો તંત્રને વહેલી ધોરણે અહીંયા બાજુ પગલાં લઈને આને ફ્લાયઓવરનું કામ ઠીક કરે કે કોઈ મોટો અકસ્માત ના સર્જાય। નંદેલાવ બ્રિજનો અમુક પોર્શન અહીંયા પડી ગયો છે। જાણ થતાં તાત્કાલિક અમે લોકો ટ્રાફિકની ટીમ સાથે આવી પહોંચ્યા છીએ। બ્રિજની ઉપર જે પણ વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે એને અટકાવવાની કામગીરી હાલ કરી રહ્યા છીએ અને વાહનોને ડાયવર્ટ કરીને ટ્રાફિક જામ ના થાય એ બાબતની કાર્યવાહી થઈ રહી છે। સાથે સાથે આ બ્રિજનો જે બીજો ભાગ છે પાર્ટ એ પડે નહીં અને બીજા કોઈને ઇન્જરી ન થાય એ બાબતની કાર્યવાહી ચાલી રહી है। गुजरात की प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पर्यावरण संरक्षण के लिए ई रिक्शाएं चलाई जाती है। इन ई रिक्शाओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। विश्व के 8वें अजूबे स्टैचू ऑफ यूनिटी निकट ई रिक्शाओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ई रिक्शाएं हादसे का शिकार बनी है, जिसमें एसटी बस के साथ कुछ रिक्शाएं टकरा गई। दरअसल एक 4 व्हीलर गाड़ी द्वारा ई रिक्शा को चपेट में लिया गया। ऐसे में रॉन्ग साइड प्रवासियों को लेकर जा रही बस के साथ ई रिक्शा टकरा गई। कल ही ई रिक्शा में आग लगने की घटना सामने आई थी और अब ई रिक्शाओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, सिर्फ रिक्शा चालक को चोट पहुंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी निकट लिम्बड़ी गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 ई रिक्शाओं को नुकसान हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के सड़कों पर वाहन चालकों के लिए स्पीड लिमिट तय की गई है। उसके बावजूद बेकाबू रूप से वाहन चलाकर यहां कई वाहन सड़क हादसे को अंजाम दे रहे हैं। गुजरात की सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद शहर में आयोजित होती है, जिसकी तैयारियों के भाग स्वरूप आज भव्य जल यात्रा आयोजित की गई। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज भगवान की जल यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा जमालपुर मंदिर से साबरमती नदी के किनारे तक आयोजित की गई। इस जल यात्रा को मिनी रथ यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सजे हुए हाथी, बैंड बाजे, अखाड़ा, ढोल, नगाड़े, ध्वजा पताका के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान कई झांकियां और साथ ही करतब लोगों में आकर्षण का केंद्र बने। साबरमती नदी के किनारे गंगा पूजन किया गया। साबरमती के मध्य से 108 कलश में जल भरकर जगन्नाथ मंदिर लाया गया और 108 कलश में लाए हुए जल से भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान की षोडशोपचार पूजा शुरू की गई। इस मौके पर जय रणछोड़ माखन चोर के नारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान जगन्नाथ जी को गज वेश से सजाया गया और फिर मामा के घर भेजा गया।
इस मौके पर गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, दिलीप दास जी महाराज इत्यादि ने गंगा पूजन करते हुए भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से भव्य रूप से ये आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। ऐसे में इस बार 145वीं रथ यात्रा का अहमदाबाद में भव्य आयोजन प्रस्तावित है। रथ यात्रा के पहले महत्वपूर्ण उत्सव विधि के रूप में आज जल यात्रा आयोजित की गई। आज भगवान जगन्नाथ जी ने रथयात्राનો अति महत्वपूर्ण महोत्सव जेने जलयात्रा कहेवामां आवे छे, ज्येष्ठाभिषेक पर कहेवामां आवे छे, स्नान यात्रा पर कहेवामां आवे छे, पूनम स्नान पर कहेवामां आवे छे, ए विधि करवामां आवी। जगन्नाथजी मंदिरेथी जल लेवा माटे 108 कळश गजराजोनी आगेवानीमां भगवान जगन्नाथजीने 3 मूर्तिओने बળદગાડામાં લઈને વાજતે ગાજતે જે મંદિરની પ્રણાલિકા છે અને આપણા સનાતન ધર્મનો જે રિવાજ છે એ પ્રમાણે આપણે જે પ્રકૃતિની કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ તો પહેલાં એમની અનુમતિ લઈએ છીએ। એટલે ગંગા પૂજન કરીને ત્યાંથી આ સાબરમતી નદી બી કશ્યપી ગંગા કહેવાય છે, એટલે ગંગા પૂજન કરીને ગંગાની આજ્ઞા લઈને ત્યાંથી 108 કળશમાં જલ ભરીને અહીંયા નિજ મંદિરે લાવ્યા અને પંચામૃતીય સ્નાન કરાવીને ભગવાનને જે અભિષેક વિધિ પૂર્ણ કરવામાં આવી। તે પછી કહેવાય છે કે ભગવાન જગન્નાથજી વર્ષમાં એક વખત ગણપતિના સ્વરૂપમાં દર્શન આપે છે। તે આજે ભગવાન જગન્નાથજીને જલાભિષેક પછી ગણપતિના સ્વરૂપમાં શણગાર કરવામાં આવેલ અને તે પછી ભગવાનની આરતી સ્તુતિ કરીને ભગવાનને આજે જે મુહૂર્ત છે મુહૂર્ત પ્રમાણે મોસાળ મોકલવામાં આવશે। હવે 15 દિવસ પછી ભગવાન એટલે કે 29મી તારીખે સવારે 6 વાગે અમાવાસના દિવસે નિજ મંદિરે એટલે કે રત્નવેદી ઉપર બિરાજમાન થશે। વર્ષો વર્ષથી ભાઈચારાથી આખું અમદાવાદ જાણે કે એક થઈને આ યાત્રાનું આયોજન કરતા હોય એ પ્રકારે દર વર્ષે આ યાત્રા નિકાલવામાં આવે છે। આ વર્ષે બી આ આયોજન માત્ર જગન્નાથજી મંદિર નહીં, રાજ્ય સરકાર, ગુજરાત પોલીસ જ નહીં, પરંતુ અમદાવાદના સૌ શહેરીજનો એક થઈને કઈ રીતે આયોજન કરતા હોય તે પ્રકારનું દર્શન અહીંયા આજે થઈ રહ્યું છે। આવનારા દિવસોમાં રથયાત્રાને લઈને હજી બી મહત્ત્વની બેઠકો મળવાની છે। રથયાત્રાની સંપૂર્ણ તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ તમામ લેવલો પરથી થઈ રહ્યું છે। સૌ લોકોનો સહયોગ આ યાત્રામાં દર વર્ષની જેમ મળી રહ્યો છે અને મળશે એવી અમને અપેક્ષા છે। वडोदरा कांग्रेस के महामंत्री अमित घोटीकर के सोशल मीडिया पर लिखे गए एक पोस्ट के चलते विवाद सामने आया। वडोदरा से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा की सीट छोड़कर वाराणसी को पसंद किया था। वाराणसी में तो खूब विकास हुआ है, लेकिन वडोदरा में विकास के नाम पर शून्य ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में वडोदरा कांग्रेस प्रधानमंत्री के वडोदरा दौरे का विरोध कर रही है, लेकिन इसी बीच वडोदरा कांग्रेस के महामंत्री अमित घोटीकर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई पोस्ट सोशल मीडिया में अपलोड की है, जिसके चलते काफी विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने वेलकम करते हुए नरेंद्र मोदी का सर सयाजीराव की नगरी वडोदरा में स्वागत है, इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया में अपलोड की है, जिसमें कांग्रेस का निशान पंजाबी है और वडोदरा की शान लक्ष्मी विलास पैलेस भी है। कांग्रेस का खेस पहने हुए अमित घोटीकर ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हुई पोस्ट सोशल मीडिया में अपलोड की है, जिसके चलते पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल के खास समर्थक अमित घोटीकर समेत के कई नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की अटकलें तेज हो गई है। इस मामले वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने अमित घोटीकर को शो कोज नोटिस भी दिया है। इस मामले वडोदरा कांग्रेस के महामंत्री अमित घोटीकर से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर चलाई जा रही सीरीज के तहत ये पोस्ट किया गया होने की बात VNM टीवी के साथ साझा की। कांग्रेस की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं
हम ये नहीं कहते कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उनके जो कार्यकर थे वो बहुत गंदी रीत से उनको बुलाते थे, हम वो रीत में मानते ही नहीं है। आज मैं भारत देश का वतनी हूँ, भारत देश का वासी हूँ, तो मेरे भी वो प्रधानमंत्री हुए, आज बड़ौदा शहर में आ रहे हैं, तो मैंने उनको वेलकम किया कांग्रेस की तरफ से, एक तंज कचा कि जब आप बड़ौदा शहर में से एक चुनाव लड़के जीते थे, फिर आपने बड़ौदा शहर को जो छोड़ा है उसकी परिगाथा, यानी मैंने लास्ट 4 दिन से भी पोस्ट रख रहा हूँ कि मेयर की कार जो कीचड़ में फंस गई थी, या रोड रास्ते की बात है, या विश्वामित्री नदी की बात है, आज महंगाई की बात है, रोज़ मैं पोस्ट रखता हूँ। अगर मैं प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध रहता है कि बड़ौदा शहर, आप भी भाषण में 4 बार बोल चुके हो कि विकास की परिगाथा में बड़ौदा शहर बहुत पीछे छूट गया है, तो मैं वही याद दिलाने के लिए एक बार बड़ौदा शहर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका सुस्वागतम करेंगे, उनको बुलाएंगे और फिर हमारे प्रश्नों को उनके सामने रखेंगे। यह मेरी एक थीम थी जो बड़ौदा शहर कांग्रेस समझ नहीं पा रही, या बड़ौदा शहर कांग्रेस प्रमुख नहीं समझ पा रहे, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। मुझे मानना है कि बड़ौदा शहर कांग्रेस एक परिवार था, अभी परिवार रहा नहीं है, क्योंकि अगर परिवार का मुखिया, अगर परिवार के व्यक्ति से कुछ गलती हो जाती है या कुछ गैर समझ होती जाती है तो उनको फ़ोन करके पूछना चाहिए कि क्या हुआ, किस लिए रखा, क्या है। उसके साथ में मैंने कांग्रेस का सिंबल भी रखा है। अगर मैं कुछ नहीं रखता, मेरा फ़ोटो रख के प्रधानमंत्री का रखता, तो लोग आज भी ऐसी बातें करने लगे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। मैं वहीं बोल रहा हूँ, मैं कल भी कांग्रेस में था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। पर मेरी बात सिर्फ इतनी है कि अगर पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बड़ौदा शहर के प्रमुख ये बड़ौदा में तो आते ही नहीं थे, और ये परिवार को उनको पता नहीं था कि किस तरह लोग काम करते हैं। हमने तो 6 साल में 16 केस अपने पे किए, एक बार सेंट्रल भी जाके आए हैं। जब किसान आंदोलन था तो हम पे 1.5 महीने तक फरार रहने का भी एक मुकदमा चल रहा था, बाद में सेंट्रल जेल भी जाके आए थे। कांग्रेस पक्ष में से चुनाव लड़े, आज कांग्रेस पक्ष में से महामंत्री की तरह उन्होंने जवाबदारी दी है। तो जवाबदारी ऐसी होती है कि दोनों तरफ से होती है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने नोटिस नहीं देनी चाहिए थी, ये उनका एक बालिशपन मैं गिनूंगा, क्योंकि आज कोई भी परिवार का व्यक्ति, उसके साथ सलाह मशवरा करके बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें शिस्त भंग हुआ है, आप जो कार्रवाई करना चाहते हो कार्रवाई कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं कांग्रेस का एक वर्कर तो रहूँगा। भले मुझे प्रधानमंत्री की तारीफ करने के लिए महामंत्री पद से निकाला जाए, मैं कांग्रेस का वर्कर सदाए रहूँ। अगर कांग्रेस में से मुझे निकाला भी जाएगा महामंत्री पद से, तो मैं कांग्रेस का एक सामान्य सैनिक बनकर कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा। कांग्रेस ने मुझे इस बार कॉर्पोरेशन में टिकट दी थी, थोड़े से वोट मत से मैं थोड़ा हार गया हूँ, पर कांग्रेस ने जो मुझ पर उपकार किया है वो कांग्रेस का कभी मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, ये मेरा वादा रहा है। वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा केंद्र सरकार की कामदार विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन द्वारा आज पूरे भारत में मांग दिवस मनाया गया, जिसके तहत वडोदरा में भी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा प्रतापनगर डीआरएम कार्यालय पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की कामदार नीतियों का विरोध किया गया। आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन बड़ौदा डिवीज़न ने यह धरने का आयोजन किया है। धरने के आयोजन के पीछे के मुख्य कुछ हेतु ऐसे है कि रेल सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है कि रेलवे में जो खाली पद 50% खाली पद को सरेंडर कर देना, तो ये सरेंडरिंग के सामने हमारा विरोध है। रेलवे में अभी आज की तारीख में कुछ 2,35,295 पोस्ट खाली है, और रेल कर्मचारियों की आज सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली है। और सरकार आज की तारीख में, आज ही सरकार ऐसा बता रही है ट्विटर पे कि सरकार डेढ़ साल के अंदर 10 लाख नई जॉब क्रिएट करने जा रही है। तो हमारा ऐसा कहना है कि सरकार की ये कौन सी नीति है? एक तरफ हमारी 50% पोस्ट सरेंडर कर रही है और दूसरी तरफ नई 10 लाख पोस्टें जो सर्जन करने जा रही है। तो ऐसी नीतियों के खिलाफ हमारा विरोध है। उसके अलावा हमारा जो डीए कोरोना काल में हमारा बंद किया था, वो डीए भी हमको वापस लेना है। और हमारी न्यू पेंशन स्कीम जो उन्होंने चला के रखी है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो एनपीएस से वापस ओपीएस में कन्वर्ट हुए हैं। हमारी ये डिमांड है कि जिस तरह से डिफेंस को एनपीएस पहले लागू था, उनको ओपीएस दिया गया है, इसी तरह से हम रेल कर्मचारी भी डिफेंस जैसा ही काम करते हैं, तो हमको भी एनपीएस में से कन्वर्ट करके हम सारे लोगों को ओपीएस का बेनिफिट देना चाहिए। ये कुछ हमारी मुख्य मांग है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी ज़्यादा धरने करेंगे, और ये जो अभी नेशनल लेवल पे हो रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रेल हड़ताल करने के लिए भी सक्षम है, और इस आंदोलन को और उग्र बनाने के पक्ष में है। पेट्रोल की किल्लत की अफवाहें देश के कई हिस्सों में लगातार उड़ रही है। इसी के तहत गुजरात के भावनगर में पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली।
गुजरात के भावनगर शहर जिला में पेट्रोल पंप पर आधा किलोमीटर जितनी लंबी लंबी कतारें वाहन चालकों की देखने मिल रही है। दरअसल सोशल मीडिया में पेट्रोल की कमी की गलत अफवाहें उड़ रही है, जिसके चलते पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। भावनगर शहर जिला में पेट्रोल और डीजल का जत्था खाली होने वाला है। ऐसी अफवाहों के चलते वाहन चालक फौरन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे, जिसके चलते पेट्रोल पंप के बाहर आधा किलोमीटर लंबी वाहन चालकों की कतारें देखने मिली। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर उमड़ पड़े। सोशल मीडिया में इस तरह की गलत अफवाहें पिछले कई दिनों से चल रही है, जिसके चलते ये स्थिति देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। મને અત્યારે કેટલાક મીડિયાના મિત્રોના માધ્યમથી સમાચાર મળી રહ્યા છે કે પેટ્રોલ પંપ ઉપર મોટા પ્રમાણમાં વાહનોની લાઈનો લાગી રહી છે અને એવો એક ખોટી અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી રહી છે કે ભાવનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત થઈ ગઈ છે। મેં મારા સપ્લાય અધિકારી જો છે એમની સાથે પણ વાત કરીને કન્ફર્મ કરાવ્યું છે, તેમજ પેટ્રોલ પંપ એસોસિએશનના જો પ્રેસિડેન્ટ છે એમની સાથે પણ વાત કરીને કન્ફર્મ કરાવ્યું છે કે પેટ્રોલ કે ડીઝલના કોઈ અછત નથી જિલ્લામાં અને સપ્લાય જો છે એ વ્યવસ્થિત જ છે। એકાદ બે કોઈ પેટ્રોલ પંપ ઉપર કદાચ ખૂટ્યો હશે, પેટ્રોલ કે ડીઝલ ખૂટ્યો હશે તો એ પણ કાલ સવાર સુધીમાં વ્યવસ્થિત કરી દેવામાં આવશે। અને ઓઇલ કંપનીઓના જો અધિકારીઓ છે એમની પણ અમે કાલે મીટિંગ બોલાવી છે। તો હું ભાવનગરની જનતાને વિનંતી કરું છું કે બિનજરૂરી ગભરાવાની જરૂરિયાત નથી। પેટ્રોલ અને ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણમાં અવેલેબલ છે। ઇવન જો પેટ્રોલ પંપ એસોસિએશનના પ્રમુખ છે એમને કન્ફર્મ કરાવ્યું છે કે એમના પોતાના પેટ્રોલ પંપ ઉપર જ લગભગ 41,000 લીટર જેટલું પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો અવેલેબલ છે। તો મારી બધી જનતાને વિનંતી છે કે બિનજરૂરી જરૂરિયાત કરતાં વધારે પેટ્રોલ પુરાવા માટે पेट्रोल पंपों पर मोटी मोटी लाइनों न लगावे। टीवी चैनलों में डिबेट के दौरान धार्मिक टिप्पणी के मामले इन दिनों लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है, जिसके चलते यूपी के मौलवी का विरोध किया जा रहा है। धर्म के नाम पर टिप्पणी का इन दिनों लगातार विरोध हो रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक टीवी चैनल डिबेट में उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मौलवी इलियास सरफुद्दीन के आपत्तिजनक बयान पर सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया है। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा की जाती है, ऐसे में शिवलिंग पर कथित टिप्पणी से मौलवी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले हिंदू जागरण मंच द्वारा आवेदन देकर मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे अगर किसी भी धर्म या हमारे धर्म गुरुओं द्वारा कोई अगर उनकी किताबों में लिखा हुआ यदि सच बताया जाता है तो उस पर पूरी तरह से पूरे प्रदेश में इस तरह से माहौल, एक दंगा का माहौल बनाया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। इस तरह से हम लोग लगातार हम लोगों के अगर देवी देवताओं पर कोई हो रही तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ओवैसी सहित तमाम ऐसे संगठनों ने नूपुर शर्मा पर उनकी हत्या जैसी साजिश रचने का भी प्रयास कराया जा रहा है। उन पर इनाम रखा गया है और पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में दंगा का माहौल बनाया गया है, पत्थरबाजी की गई है। मैं प्रदेशवासियों से सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो भड़काऊ बयान देते हैं, मरूवी या जिस तरह से एक जुमा सिर्फ पत्थरबाजी का दिवस रह गया है, इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जो लोग भी इसके करता धरता हैं, जो लोग भी इसके प्रमुख हैं, उन पर लगातार बुलडोजर और एनएसए जैसी कार्रवाई की लगातार चल रही है। और मैं योगी सरकार से आगे भी अपेक्षा करता हूं कि ऐसे दोषियों पर जो हिंदू देवी देवताओं पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, हमारे देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर में एक स्वयंसेवक के लापता होने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र का एक नागरिक स्वयंसेवक पिछले 7 दिनों से संदिग्ध रूप से लापता है। लापता नागरिक स्वयंसेवक मशीउर रहमान लापता होने के एक दिन पहले अपने ससुर के घर पार्टी में शामिल हुआ था और उसके बाद घर के लिए निकला था, लेकिन तब से ही लापता है। परिवार को डर है कि मशीउर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई होगी। मशीउर के परिवार ने पहले ही हरिश्चंद्रपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके चलते पुलिस मामले की जांच कर रही है। শ্বশুর বাড়ি যাবো বলে বিয়ে খেতে, শালির বিয়ে ছিল নাকি, যাকে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। শুক্রবার বিয়ে ছিল, বিয়ে খেয়েছে, বউ ভাত হয়েছে, সোমবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ও বললো যে আমি মালদা যাবো। আমার বউমার মুখে যেটুকু আমি শুনেছি, আমরা তো ওখানে যাইনি,
বৌমাকে বলে গেছে আমি যাচ্ছি মালদা, আমার বন্ধুর মায়ের মাথা ফেটেছে, ওকে দেখতে যাচ্ছি, সন্ধ্যাতে বাড়ি এসে সকালে বাড়ি যাব। সন্ধ্যাতে শ্বশুর বাড়ি ফিরবে, সকালে আবার এখানে চলে আসবে, ডিউটি করবে আর কি। মেয়ের স্কুল আছে, স্কুলে পাঠাবে, এ বলেও বেরিয়েছে। আমার নাতনির সাথে কথা হয়েছে, বৌমার সাথে কথা হয়েছে, ওরা বলে টলে বেরিয়েছে। কিন্তু মালদা পৌঁছানোর পরেই কিছুক্ষণ পরেই আবার ফোন এসে ও কথা বলে যে আমি মালদা পৌঁছে গেছি। আবার দ্বিতীয়বার যখন ফোন করছে বলছে যে সুইচ অফ, আর কোনো যোগাযোগ নেই। 3 দিন পর আমরা জানতে পারছি, সোমবার বেরিয়েছে, বৃহস্পতিবার আমরা জানতে পারলাম যে এরকম ছেলে সুইচ অফ আসছে। তখন আমরা থানা গেলাম, থানাতে ডায়েরি করলাম, মিসিং কেস করলাম বলে। হয়তো কেউ অপহরণ করেছে। আমরা চাইছি আমাদের একটি মাত্র ছেলে, যার রোজগারে আমাদের সংসার চলে, আমাদের তার কেউ দিতে নেই। ওখান থেকে গিয়ে ভোজ খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল, দিয়ে তখন বলছিল মালদা যাব, বন্ধুর মায়ের মাথা ফেটে গিয়েছে এই বলে বাড়ি থেকেও বের হয়ে ভোজ খেতে কোথায় গেছিলেন? মাগুরা গিয়েছিল। আচ্ছা, ওখান থেকে বললো যে এতে যাব, মালদা যাব, বন্ধুর মায়ের মাথা ফেটে গিয়েছে এই বলে বাড়ি থেকে বের হলো। তারপরে দিনে বললো যে সকালে আবার চলে আসবো মালদা থেকে, এসে তখন আবার বাড়ি আসবো, বাড়ি এসে আমার মেয়ের স্কুল আছে, স্কুল নিয়ে যাবো আর ডিউটি যাব, এটা কথা বললো। কিসের ডিউটি? সিভিক ডিউটি করে, সিভিক পুলিশ। কোথায়, কোন থানা? হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। আচ্ছা, থেকে ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ ওকে কিডন্যাপ করে নিয়েছে, কেউ অপহরণ করেছে, আমি बुझते পারছি না। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को लगातार 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।